हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, उसकी बनावट और सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने ये बताया था कि ये चार प्रतिरोध P, Q, R और S ये एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं में मौजूद हैं और एक बीडी भुजा में गैल्वेनोमीटर कुंजी K2 सहित और A और C के बीच में जो है ये कुंजी K1 सहित बैटरी E जुड़ी हुई है। ठीक है, जब हम K1 कुंजी और फिर K2 कुंजी लगाएं तब ये जाने वाली करंट दो भागों में बढ़ जाती है, I1 और I2। लेकिन यहाँ B पर पहुंचते इस I1 के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, एक IG बाकी I1 माइनस IG। और ये जो I2 करंट यहाँ D पर पहुंचती है उसमें IG और मिलकर के इधर I2 प्लस IG फ्लो होने लगती है, बहने लगती है। लेकिन इस C पॉइंट के ऊपर IG कैंसिल हो जाता है, अगेन I1 प्लस I2 मीन्स I प्राप्त हो जाती है। तो ये जो धाराओं का हमने वर्गीकरण किया था ये किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किया था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत को हम लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सिद्धांत बता रहा हूं, तो देखिए सिद्धांत क्या है। देखिए जो कल लिखा था उसके ठीक आगे आप लिखना शुरू कर देंगे। सिद्धांत है ये, जब सर्वप्रथम कुंजी K1 एवं तत्पश्चात कुंजी K2 लगाई जाए, पहले कुंजी K1 उसके बाद में कुंजी K2 लगाई जाए, तथा प्रतिरोधों P, Q, R एवं S को इस प्रकार समायोजित किया जाए जिससे कि बीडी भाग में स्थित धारामापी कोई विक्षेप ना दे, अर्थात बीडी भाग में धारा प्रवाह ना हो, बीडी भाग में धारा प्रवाह ना हो। तब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है, सेतु संतुलन अवस्था में होता है तथा इस अवस्था में एक कंडीशन सेटिस्फाई की जाती है, वो क्या, P बाई Q इक्वल R बाई S। यही व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत है। तो अब आपको इसको भली भांति इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। बनावट और सिद्धांत साथ है। कल जहां तक लिखा था ठीक उसके आगे आप लिखना शुरू करेंगे। क्या, सबसे पहले कुंजी क्या लगाई जाए, K1 एवं तत्पश्चात कुंजी कौन सी लगाई जाए, K2 और प्रतिरोधों P, Q, R और S को इस प्रकार समायोजित करें
कि इस भाग में कोई धारा ना बहे, कहने का मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई विक्षेप ना दे, तब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में होता है। और ये अवस्था कब होती है? ये तभी होती है जब इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो। कहने का मतलब P/Q = R/S। और ऐसी स्थिति में हम इस अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकाल सकते हैं। कैसे? QR/P, तो S के बराबर फार्मूला चला जाएगा, तो अज्ञात प्रतिरोध भी ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अब हम इस बात को समझना चाहते हैं कि जब इसमें धारा नहीं बहती है तो ये सिचुएशन आती है, इसको हम प्रूव कैसे करें, इसका प्रूफ कैसे दें, प्रमाण कैसे दें कि हाँ धारा जब 0 होगी तब यही स्थिति होगी। तो फिर इसका प्रमाण देना जरूरी है। तो प्रमाण देने के लिए जो है हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो है विभव से प्रमाण, और एक है किरचॉफ के नियम से प्रमाण। लेकिन दोनों का रिजल्ट यही आएगा कि जब इस भाग में धारा नहीं बहेगी तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तब धारा नहीं बहती है। इसका ठीक उल्टा बोल के देख लो। तो मैं प्रैक्टिकली बात करूं, यहाँ 1 ओम, यहाँ 2 ओम लगा दूं, यहाँ 3 और यहाँ 6 ओम लगा दूं, तो ये रेशियो कितना हो गया? अनुपात 1/2। और 3/6 ये भी अनुपात 1/2 हो गया। तो ऐसी कंडीशन जब आ गई इन चार प्रतिरोधों की, इन दोनों का अनुपात इन शेष दो के बराबर है, तब इस भाग में कोई धारा नहीं बहेगी। पक्की ये बात? चलो हम प्रमाणित भी कर देते हैं। तो मैं इसको तो मिटा देता हूं इस सिद्धांत को, और ठीक इसके नीचे मैं प्रमाण लगाता हूं, तो तुम कंटिन्यूटी में चलते जाओ। फिगर एक बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट नंबर पे है प्रमाण। तो प्रूफ क्या है देखिए। प्रमाण दो तरह के प्रमाण है, तो पहला प्रमाण बताएंगे। देखिए जब BD भाग में धारा प्रवाह ना हो तो तब हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु B का विभव है वही बिंदु D का विभव है। धारा प्रवाह कब होता है? जब दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर हो। जब एक बिंदु पर विभव ज्यादा हो और दूसरे पर कम हो, मतलब विभवांतर हो, तभी धारा बहेगी। दोनों समान हो गए तो धारा नहीं बहेगी। जैसे दो ऊंचाइयां में समान लेवल पर पानी भरा हुआ है, उनको यदि हम किसी साइफन या किसी पाइप से जोड़ें तो पानी बहेगा क्या? नहीं बहेगा। जब दोनों के तल में ऊंचाई का अंतर होगा तभी तो पानी बहेगा। तो वहां जो धारा बह रही है पानी की, तो यहाँ किसकी धारा बह रही है? वो विद्युत की धारा बह रही है। तो फिर मैं ये यहाँ पर लिखता हूं। देखिए क्या? देखिए जब BD भाग में धारा प्रवाह ना हो, धारा प्रवाह नहीं हो, तब बिंदु B का विभव, तब बिंदु B का विभव बराबर होता है बिंदु D का विभव। बिंदु D का विभव ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं VB बराबर VD। लेकिन यहां एक मैं मैथमेटिकल ट्रिक लगाऊंगा। उस मैथमेटिकल ट्रिक को आपको पहचानना है। तो देखिए वो मैथमेटिकल ट्रिक क्या है। मैंने लिखा दोनों का माइनस VB इक्वल -VD। लेकिन VA माइनस VB, VA माइनस VD। क्लियर? नहीं जचता है आपको तो VA काट दो, नहीं जचता है तो -V काट दो। इसको जचा लो, VB बराबर VD, मैथमेटिकली लिख दिए। नाउ व्हाट इज VA माइनस VB? VA माइनस VB क्या है? A और B के बीच में विभवांतर। तो A और B के बीच विभवांतर निकालने के लिए ओम का नियम लगा दो।
धारा कितनी बह रही है I1, प्रतिरोध कितना है P, तो I1 को किससे गुणा कर दो P से, विभवांतर आ जाएगा। तो I1P बराबर A और D के बीच में विभवांतर निकालेंगे तो कितनी धारा है I2, प्रतिरोध कितना है R, तो फिर ओम के नियम से यहां भी हम क्या लिख दें I2R। दिस इक्वेशन हो गई आपके पास में पहली। ठीक है, जब इस भाग में धारा नहीं बहेगी तो इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव सेम होगा। ये मैथमेटिकल ट्रिक है, तो हम यहां पर पहुंच गए। लेकिन पुनः मैं एक बार फिर से ये बात लिखूं, क्या पुनः फिर से क्या कि वही बात है कि VB का मान किसके बराबर है VD के। लेकिन यहां भी मेरी एक मैथमेटिकल ट्रिक देख लो, VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC। क्या किया, बोथ साइड मैंने VC को हटा दिया। लेकिन ऐसा करने से ये बन गया B और C के बीच विभवांतर और बन गया D और C के बीच विभवांतर। नहीं जचता है तो काट दो, वापस वही बात आ जाएगी। अब VB माइनस VC कितना होगा, तो हम ये देखें कि धारा I1 माइनस IG इंटू में Q, तो I1 माइनस IG इंटू में Q और बराबर VD माइनस VD I2 प्लस IG इंटू में कितना S। ठीक है, लेकिन हम बात कब की कर रहे हैं कि जब इसमें धारा 0 हो, तभी तो ये बात होती है ना। तो फिर हमने IG शामिल क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, तो फिर हम नहीं करेंगे। लेकिन IG की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तब तो आपके पास में ये I1Q ही रहेगा और दूसरे वाला क्या रहेगा I2S रहेगा। ये बात नंबर कितनी आ गई 2। ठीक है, अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो डिवाइड करेंगे तो I1P बटे में I1Q बराबर I2R बटे में I2S। क्या हुआ, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, और रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिल गया P/Q इक्वल R/S। क्लियर, बोलो यही सिद्धांत बताया था कि नहीं बताया था कि P/Q किसके इक्वल होता है R/S के। तो हमने विभव की कंसेप्ट लेकर के और विभवांतर के कंसेप्ट लेकर के हमने व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझा दिया। तो बहुत इजी है, एक बार आप जो है देखिए धारा प्रवाह ना हो तो फिर इन दोनों का विभव समान कर दीजिए, इन दोनों को विभवांतर के रूप में ये मैथमेटिकल ट्रिक लगा करके पहुंच जाइए। यहाँ ये विभवांतर आ जाएगा, एक इसका विभवांतर एक इसका विभवांतर, फिर दोबारा से आप इसको लिखिए। अब इस बार अब इनका विभवांतर देखिए, VC घटाइए, VC घटाया, इस विभवांतर को ओम के नियम से लिखा, इस विभवांतर को भी ओम के नियम से लिखा। लेकिन यहाँ हमें चाहिए था कि IG तो जानी ही नहीं चाहिए, तो IG नहीं जानी चाहिए, तो IG का मान 0 कर दे हैं तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। ऐसी बन जाएगी तो पहले वाली ऐसी बनी हुई थी, तो ऐसी को ऐसी से डिवाइड कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो P/Q इक्वल क्या हो गया R/S, सिद्धांत प्रूव हो गया। तो आप इसे नोट कीजिए और हम एक प्रूफ देते हैं जो किरचॉफ के नियम पर आधारित है। तो देखते हैं अगले वाला प्रूफ। तो सेकंड प्रूफ, सेकंड प्रमाण। तो सेकंड प्रमाण के लिए हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो हमें बंद लूप लेना पड़ेगा। तो मैंने एक बंद लूप ले लिया ABDE और एक बंद लूप ले लिया मैंने BCDB, और इस लूप में चलने की डायरेक्शन मैंने ये रख ली ABDA, और इस लूप में चलने की डायरेक्शन मैंने ये रख ली। तो मैंने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी में
किरचॉफ का नियम लगाने के लिए हमें जैसे बंद लूप का चयन करना पड़ता है, तो वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने लूप ले लिया। तो अब हम आते हैं बंद लूप। पहले वाले लूप की बात करते हैं हम। बंद लूप ए बी डी ए में, ए बी डी ए में शुरू है ए से। क्या आ रहा है? प्रतिरोध। विभवांतर कितना हुआ? आई पी। लेकिन चलने की दिशा, करंट की दिशा सेम है, विभवांतर ऋणात्मक होगा। क्या लिखूं? माइनस आई वन पी। हो गया, पहुंच गए बी पर। अब ये जी जो है ये डबल रोल में है। ये कैपिटल जी ये कहता है कि मैं धारामापी का प्रतिरोध भी हूं, और ये कैपिटल जी ये भी कहता है कि मैं धारामापी का जो है प्रतीक भी हूं। तो प्रतिरोध को भी बता रहा है और जो है प्रतीक को भी बता रहा है। तो मैं इस आई जी को जी से गुणा कर दूं तो विभवांतर आ जाएगा धारामापी के सिरों पर, लेकिन आई जी को मैंने जी से गुणा कर दिया, और गुणा करते ही ये चीज माइनस ही लिखी जाएगी, क्योंकि चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो विभवांतर नेगेटिव। चलिए डी पर पहुंच गए। अब यहां आकर के तुम्हारी दिशा जो है, चलने की तो दिशा ये है, लेकिन धारा की दिशा विपरीत हो गई, तो ये विभवांतर निकालेंगे यहां। ये प्लस आई टू आर 0। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, पहले लूप में, बंद लूप ए बी डी ए में, बाई के एस एल, बाई किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ये बात आ गई। अब क्या किया जाए? अब दूसरा लूप उठाइए। दूसरा लूप क्या है? बी सी डी बी। तो बंद लूप बी सी डी बी में, बंद लूप बी सी डी बी में चलने की डायरेक्शन वही है, ऐसे ले रहे हैं। चलो शुरू करते हैं बी से। कितनी धारा है? आई वन माइनस आई जी। किससे गुणा करें? क्यू से। चलने की दिशा, धारा की दिशा सेम है, तो माइनस आई वन माइनस आई जी इंटू में क्यू। कहाँ पर पहुंच गए? सी पर। चलने की डायरेक्शन अपोजिट, धारा की दिशा जो है ठीक इसके विपरीत है, तो यहाँ विभवांतर कितना हुआ? माइनस प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू में कितना? एस। ठीक है। अगेन हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा अपोजिट है, तो फिर इसके सिरों पर विभवांतर कितना हुआ? प्लस आई जी इंटू जी। पहुंच गए बी पर। पूरा लूप कवर हो गया। कर दे किसके बराबर? 0। यहाँ भी कौन सा नियम लगाया? बाई के एस एल, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। और ये समीकरण नंबर कितनी होगी? 2। तो मैंने दोनों लूपों से किरचॉफ के द्वितीय नियम से 2 समीकरण प्राप्त कर ली। लेकिन हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं कि जब इस भाग में धारा नहीं बही, तब इन दोनों समीकरण की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो कंडीशन लगा दें। क्या? यदि आई जी इक्वल 0, ये नंबर 3, तो 3 का उपयोग 1 में कर लें, तो 1 व 3 से क्या रिजल्ट बना? देखो, जहां आई जी है वहां 0 पुट करना है। माइनस आई वन पी माइनस 0 इंटू में जी प्लस आई टू आर प्लस आई टू आर इक्वल 0। लेकिन ये तो 0 हो गया। माइनस आई वन पी बराबर माइनस आई टू और इंटू में आर, इसको उधर पक्षांतर कर दिया। लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो क्या रह गया? आई वन पी बराबर आई टू आर। ये इक्वेशन हमारे पास में कितनी हो गई? 4। ठीक है, 4th इक्वेशन आ गई। अब भाई यही आई जी की वैल्यू जो 0 है वो समीकरण 2 में रख दी, तो 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या रिजल्ट आएगा? देखो दे, जहां जहां आई जी वहां 0 पुट करो। माइनस आई वन
माइनस 0 इंटू में क्यू प्लस I2 इंटू में प्लस में 0 इंटू में कितना S और प्लस में 0 IG की जगह और इंटू में G और ये सारी चीज किसके बराबर 0 के बराबर। सॉल्व करें माइनस I1Q प्लस I2S और दिस इज इक्वल टू 0 माइनस I1Q बराबर कितना हो गया माइनस I2S। तो फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फिर बच क्या गया, बच गया I1Q बराबर I2S और ये समीकरण नंबर कितनी हो गई हमारे पास में 5। ठीक है, तो देखिए ये हमने बंद लूप पहले से समीकरण बनाई, ये हमने दूसरे लूप से बनाई, लेकिन हम चाहते थे कि IG 0 होने पर इन दोनों इक्वेशन की स्थितियां क्या होंगी। तो यदि IG इक्वल 0 कर दिया तो पहले वाली इक्वेशन को हम इस रूप में ले आए, दूसरे वाली इक्वेशन को भी हम IG इक्वल 0 करने के बाद में इस रूप में ले आए। अब तो 4 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने पर क्या शर्त बनती है, ये शर्त अब हम देखेंगे। तो देखिए कैसे हम इस पर लेते हैं, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा ये। तो फिर 4/5 कितना आएगा, I1P बटे में I1Q बराबर I2R बटे में कितना I2S। I1 से I1 क्या हो गया कैंसिल, I2 से I2 भी क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा P/Q इक्वल R/S। ये बात नंबर आपके पास में कितनी आ गई 6। अब आप देख सकते हो कि चाहे हम कोई भी मेथड का यूज करें, चाहे विभव या विभवांतर की कंसेप्ट लें और चाहे जो है हम किरचॉफ के नियम की कंसेप्ट लें, दोनों में ही हमारे पास में ये नियम आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत को समझा सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास में जो है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत हो गया। लेकिन यदि हम जानना चाहते हैं कि अज्ञात प्रतिरोध कैसे निकालें, तो अज्ञात प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अज्ञात प्रतिरोध S के लिए कैसे, P/Q बराबर R/S और PS इक्वल QR। आपको चाहिए S का मान, तो QR बटे में कितना हो गया P। ये अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात हो गया। तो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से जो है हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी जो है आप नोट कर सकते हैं, कर लीजिए कि अज्ञात प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक बात और देखनी कि मैंने ये कहा था कि जब BD भाग में करंट फ्लो ना हो, उस केस में इन दोनों का और इन दोनों का जो अनुपात होता है प्रतिरोधों का वो सेम आता है। तो फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं कि मैं ये कहूं कि आपको ये 2 ओम है और ये आपके पास में Q जो है वो 4 ओम है, लेकिन ये हमारे पास में 3 ओम है और ये अगले ने कोई X ओम रख दिया और वो ये कहे कि अब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता, तो इस X की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन को फिर समझना क्या कह रहा हूं, ये कितने ओम का है 2 का, ये कितने का है 4 ओम का,
ये कितने ओम का है, 3 ओम का, और इसे हमें मालूम नहीं है कितने का है, तो इसे हमने कितना मान लिया, x ओम मान लिया। लेकिन क्वेश्चन में ये बात कही जाए कि BD भाग में कोई धारा नहीं बह रही है, तो बताइए उस केस में ये x क्या होगा। तो जब BD भाग में धारा नहीं बह रही है तो उस केस में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन स्थिति में होगा। तो P/Q की वैल्यू किसके बराबर होगी, R/S के। कब, जब इसमें धारा नहीं बही। तो P का मान कितना, 2, Q का मान कितना, 4, बराबर R का मान कितना, 3, और किसका मान निकालना है, अननोन का, x का। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, 2x बराबर 4 दिया 12, तो फिर x बराबर निकालना चाहेंगे तो 12 बटे में कितना, 2, तो बराबर 6, तो x की वैल्यू 6 ओम आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आई बातें। एक तो हुआ हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन, तो मैं इसको मिटा देता हूं एक बार फिर से यहाँ से कि किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन बनाया था आपके पास में। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे पास में ये हो सकता है, वो क्या, वो भी देखें दूसरे तरीके से कि मान लीजिए कि आपके पास में ये 2 ओम है और ये 4 ओम है और ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। ये अगले ने दे दिया यहाँ ये ओम ऐसे लगा करके, और आपसे ये पूछ लिया कि क्या इस परिपथ में BD भाग में धारा बहेगी। एक बात, क्या इस परिपथ में BD भाग में धारा बहेगी, ठीक है। और दूसरी बात कि इस परिपथ का परिणामी या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कितने क्वेश्चन बताए मैंने, 2। ये आपको इस तरीके से दे दिए प्रतिरोध, और पूछ ले कि BD भाग में धारा बहेगी या गैल्वेनोमीटर विक्षेप देगा या नहीं देगा, और दूसरी बात कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो फिर इन दोनों का हम उत्तर किस तरीके से दें, तो उस पर आ जाइए आप। पहले तो इन दोनों का ये रेशियो मिलाइए, ये 2/4, देखो दूसरा कितना है, 3/6, बोलो बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो कंफर्म है कि BD भाग में धारा नहीं बहेगी। हो गया उत्तर पहला। तो ना दूसरी बात कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अब इस स्थिति में धारा नहीं बह रही है तो इस बीच वाले प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है, इस गैल्वेनोमीटर का कोई रोल नहीं है। ये इनएक्टिव अक्रिय परिपथ है, तो इसको आप यहां से रिमूव कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाकी बचे हुए का तुल्य प्रतिरोध निकालो। ये 2 ओम और ये 4 ओम दोनों श्रेणी में आ गई कि नहीं आ गई, क्योंकि वायर को सीधा करते ही ये दोनों श्रेणी में हो गई, क्योंकि ये तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो बच क्या गया ऊपर 2 और 4 ओम, जो किसमें है, श्रेणी में। तो नीचे कितना बच गया, 3 और 6, तो ये दोनों भी किसमें है, श्रेणी में। तो इन दोनों का रिजल्ट तो कितना हुआ, 2 और 4 का 6, क्योंकि श्रेणी क्रम में सीधे जुड़ते। और इन दोनों का कितना हुआ, 9, तो ऊपर का रिजल्ट कितना है हमारे पास में, 6, और नीचे वाला जो ऊपर वाला जो प्रतिरोध है वो इस तरीके से हो गया, कितना ओम, 6 ओम। नीचे वाला जो है वो प्रतिरोध कितना हो गया, वो हमारे पास में प्रतिरोध हो गया 3 और 6, 9 ओम। अब ये दोनों प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में आ गई, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हो, ये दोनों किस में आ गए, ये समांतर क्रम में आ गए। और समांतर क्रम में रिजल्ट कैसे निकलता है, दोनों की गुणा बटे में दोनों का जोड़, तो 9 × 6 = 54 और 9 और 6 = 15, इतना ओम इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया, ठीक है। तो फिर हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो आएंगे उसकी यदि कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आप इजी वे में कर जाएंगे। और कंसेप्ट यही है कि जब BD भाग में कोई धारा नहीं बहती है उस केस में P/Q किसके बराबर होता है, R/S की। एक बात, और इसका ठीक उल्टा बोल करके देखिए कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P/Q किसके बराबर हो, R/S के, तब क्या होता है, तब BD भाग में धारा नहीं बहती। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो है कल हम मीटर सेतु के बारे में पढ़ेंगे। बस आज का ये लेक्चर जो है वो यहीं पर फिनिश होता है। आप लगातार तैयारी करते रहिए, कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए।
धन्यवाद। थैंक यू। बस आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।